हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। आज से हम लोग एक नई सीरीज जीके जीएस की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। इस जीके जीएस की सीरीज में एसएससी घटना चक्र के सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है और क्वेश्चन के साथ में ही लूसेंट के जितने भी कंसेप्ट बनेंगे उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म है। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 543 बीसी में, 543 बीसी ईसा पूर्व। और जो इनका जन्म का स्थान है वो है लुम्बिनी नेपाल में। इनका जो जन्म स्थान हो गया लुम्बिनी नेपाल। और इनका जो जन्म स्थान है कि इनका जन्म कब हुआ है, यहाँ जन्म स्थान पे ही एक स्तंभ है, उस स्तंभ का नाम है रुमनदेई स्तंभ। तो ये रुमनदेई स्तंभ जो है ये किसके द्वारा लिखवाया गया है, ये जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे अशोक, तो अशोक के द्वारा ये रुमनदेई स्तंभ लिखवाया गया है। तो अशोक का स्तंभ है एक शिलालेख जिसको बोलते हैं लोग, ये रुमनदेई स्तंभ है। इसी पे अंकित किया गया है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो 543 बीसी में हुआ है और ये लुम्बिनी नेपाल में है। तो ये रुमनदेई स्तंभ भी कहाँ पे है, ये लुम्बिनी नेपाल में है। और ये कब लिखवाया गया था, ये जो अशोक हैं ये इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था उसके 20वें साल, ये 20वें साल ये लुम्बिनी गए हुए थे, लुम्बिनी का दौरा किए थे। तो वहाँ पे गए थे तो वहीं पे इन्होंने ये स्तंभ को लिखवाया और वहाँ का जो जो कर था, जो टैक्स था, टैक्स को उन्होंने घटा करके कर दिया 1/8 घटा दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अशोक हैं वो लुम्बिनी जो नेपाल है वो कब दौरा किए थे, ये दौरा किए थे अपने राज्य अभिषेक के 20वें साल में। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट और हो जाएगा कि इनका जो जन्म है वो, इनका जो जन्म इस शाक्य वंश में हुआ था, शाक्य वंश में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गए थे, जो बौद्ध काउंसिल हुई थी वो पहली बौद्ध काउंसिल कहाँ पे आयोजित की गई थी। तो ये जो बौद्ध काउंसिल है टोटल 4 काउंसिल हुई थी, 4 काउंसिल हुआ था बौद्ध परिषद का। ये चारों को हम लोग देख लेते हैं। एक तो पहला जो बौद्ध परिषद का काउंसिल हुआ था ये हुआ था राजगृह में, दूसरा जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में। तो ये हो गया प्रथम। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्रा में, और चौथा जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था। तो इन सब के बारे में भी देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस कर लिया जाए। एक तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ये बौद्ध परिषद जो हुआ था वो कब हुआ था और किसने करवाया था और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इन सभी पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रथम बौद्ध परिषद हुआ था ये राजगिरी में हुआ था और ये हुआ था 483 बीसी में। ये जो 483 बीसी है, ये जो गौतम बुद्ध हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 बीसी में,
उसी के बाद ये बौद्ध संगीति करवाया गया था। ये जो काउंसिल है इसका आयोजित करवाया गया था। और ये जो काउंसिल का आयोजन जो करवाया गया था ये अजात शत्रु के द्वारा कराया गया था। अजात शत्रु। और ये जो काउंसिल था इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और दूसरी जो बौद्ध परिषद की आयोजित किया गया था वो वैशाली में किया गया था। और ये किया गया था ये जो गौतम बुद्ध है इनकी मृत्यु के 100 साल बाद, मतलब 383 BC में। और ये आयोजित किया गया था काल अशोक द्वारा। और ये जो बौद्ध परिषद था इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सबक मीर। और तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुआ था 250 BC में। और ये करवाया गया था अशोक के द्वारा। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तीस। और जो चौथी जो परिषद था उसका आयोजन कश्मीर में हुआ था। और ये हुआ था 78 AD में, मतलब 78 ईस्वी में हुआ था। और ये करवाया था कनिष्क के द्वारा। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे वसुमित्र। तो गौतम बुद्ध की 4 परिषदें आयोजित की गई थी जो यहाँ पे है। और प्रथम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? जो पेडोलॉजी है ये पेडोलॉजी को क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी। तो जो मृदा होती है सॉइल, तो इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आंसर हो जाएगा ये। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लेटेराइट मृदा होती है ये इसकी प्रकृति क्या होती है? क्या वो क्षारीय होता है, अम्लीय होता है या संतुलित होता है? तो देख लेते हैं लोग कि जो लेटेराइट सॉइल है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेटेराइट मृदा, लेटेराइट सॉइल बोला जाता है। तो ये जो इसका जो बनने का जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है नीलाछन प्रक्रिया या फिर ब्लीचिंग प्रोसेस बोला जाता है। ये किस प्रोसेस से बनता है? ये नीलाछन के द्वारा बनता है, नीलाछन। या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब होता है कि जैसे कि धुल जाए। यहाँ से एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि सपोज ये हमारा सरफेस हो गया। तो अगर इस पे क्या होता है कि इस पे बारिश पड़ता है, तो जब भी इस पे बारिश पड़ेगा तो क्या होगा कि इस पे जो भी मिनरल होते हैं वो क्या होते हैं कि ये इसके साथ ही अंडरग्राउंड है सीप करके अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ का जो मिनरल है वो कहाँ पे चला गया? ये इसके नीचे चला गया। तो इसी को बोला जाता है ब्लीचिंग, और जिसको हिंदी में बोला जाता है नीलाछन प्रक्रिया। तो यहाँ के जो मिनरल होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो ज़मीन में अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे क्या बच जाता है? जो बारिश का पानी होता है, बारिश में क्या होता है? वो अम्लीय होता है। तो इसलिए जो यहाँ की सॉइल होती है वो किस प्रकृति की हो जाएगी? वो हो जाएगी अम्लीय प्रकृति की। उसमें क्या होगा? एसिड होता है, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो लेटेराइट सॉइल में पहला तो पॉइंट हो गया कि ये नीलाछन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। और इसमें जो है लेटेराइट सॉइल में
सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, इसमें होते हैं एल्युमिनियम और लौह, आयरन, इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक तो बारिश होना चाहिए, भारी बारिश, वर्षा, वर्षा, और क्या होना चाहिए, ये शुष्क भी होना चाहिए। मतलब जब यहाँ पे जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, सूख जाती है, तो सूख जाती है तो बहुत सारी इसमें दरार पड़ जाती है। तो वहीं जब दरार पड़ेगा उसके बाद क्या होगा, भारी बारिश होगा, तो उससे क्या होगा कि यहाँ का जो भी मिनरल है वो अंदर चला जाएगा ज़मीन के अंदर। तो ये कंडीशन हो गया। तो ये कंडीशन पूछा जाता है कि ये किस कंडीशन में होता है। तो ये नोट करना है कि ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे शुष्क शुष्क जलवायु होते हैं, शुष्क जलवायु। और किस क्षेत्र में पाया जाएगा, शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जो ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वहाँ पे पाया जाता है सब। और ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये कहाँ पे होता है, ये जो भारत है, ये भारत के एक तो यहाँ पे होगा महाराष्ट्र वाले रीजन पे, महाराष्ट्र वाले रीजन पे, केरल में, और कहाँ पे, यहाँ पे कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये जो रीजन होते हैं यहाँ पे जो लेटराइट मृदा होती है ये पाई जाती है। और यहाँ पे लेटराइट जो मृदा है इसमें किस प्रकार की फसलें ज़्यादा होती है, ये मसाले जो होते हैं, मसाले वो इसमें ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो मसालों की खेती कहाँ पे होती है, साउथ में, जो केरल के आसपास के जो एरिया हैं यहीं पे मसाले की खेती होती है ज़्यादातर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है कि लेटराइट सॉइल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। इसमें पूछ रहा है कि जो संविधान है, संविधान का जो संसदीय प्रणाली होता है वो कहाँ से लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से एक तो हो गया संसदीय प्रणाली, और देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है यहाँ से। एक तो मेन पूछा जाता है कि एकल नागरिकता, जिसको बोला जाता है सिंगल सिटीजनशिप। तो एकल नागरिकता ये ब्रिटेन से लिया गया है। और जो बजट है, बजट भी ब्रिटेन से। और जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और अमेरिका से जो है ये लिया गया है, जो प्रस्तावना है, हमारे जो संविधान है उसका जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल, तो प्रस्तावना लिया गया है। और जो मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट, वो लिया गया है, मौलिक अधिकार। जो रूसी संविधान है या फिर जिसको यूएसएसआर बोला जाता है, यूएसएसआर, यहाँ से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। इन सब पॉइंट को भी ध्यान रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट है, एक पूछा जाता है कि जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से। तो जर्मनी से लिया गया है जो आपातकाल होता है, इमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकाल, इमरजेंसी, वो लिया गया है जर्मनी से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से भारतीय संसद के घटक हैं।
जो भारतीय संसद है उसका जो अंग है वो कौन कौन से हैं? तो जो भारतीय संसद है उसके अंग राष्ट्रपति भी होता है और राज्यसभा भी होता है और लोकसभा भी होता है। तो ये तीनों अंग किसके होते हैं? जो हमारा संसद है उसके तीनों अंग होते हैं। और ये जो संसद है ये किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 79। और जो राष्ट्रपति है ये है आर्टिकल 52 में। जो राज्यसभा है इसका आर्टिकल 80 है और जो लोकसभा है इसका आर्टिकल 81 में है। और जो राज्यसभा है इसको बोला जाता है अपर हाउस, अपर हाउस या फिर उच्च सदन, उच्च सदन बोला जाता है, उच्च सदन। और जो लोकसभा है इसको बोला जाता है निम्न सदन या फिर बोलते हैं लोअर हाउस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। ये तीनों क्या होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये जो संसद होता है उसके अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होने चाहिए? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लोकसभा है उसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो इसका जो आर्टिकल होता है ये है 93। तो जो आर्टिकल 93 है उसमें क्या लिखा गया है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में और उपाध्यक्ष के बारे में। और इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं लोग कि जो मेन क्या है कि इसमें जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, ये रिजाइन अपना किसको देते हैं, इस्तीफा किसको देते हैं? तो ये जो इस्तीफा देते हैं ये देते हैं उपाध्यक्ष को। जो रिजाइन होता है इस्तीफा ये देते हैं उपाध्यक्ष को। और जो इसके उपाध्यक्ष हैं डिप्टी स्पीकर, वो इस्तीफा देते हैं इसके अध्यक्ष को। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। और एक इसमें हो जाएगा कि इनका जो एज होता है, एज ये होता है 25 ईयर। जो मिनिमम एज होना चाहिए, मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 25 ईयर होना चाहिए। और जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और इनका टेन्योर जो होता है, कार्यकाल, टेन्योर, इनका जो कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। और इनका जो शपथ होता है, शपथ, तो शपथ का कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि दो सूची दिया गया है और इस सूची को मिलान करना है। यहाँ पे देखते हैं जो सरोजिनी नायडू है इनका संबंध किससे है? इनका संबंध जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। और इनमें जो जिन्ना है तो जिन्ना का संबंध है मुस्लिम लीग से। और यहाँ पे जो बी.डी. सावरकर हैं इनका संबंध है हिंदू महासभा से। और तेज बहादुर सप्रू इनका संबंध है लिबरल पार्टी से। तो इस तरीके से मिलान हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, जो डोमिनियन स्टेट है वो भारत को कब मिला था? तो ये जो मिला था ये 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था। इस दिन क्या हुआ था? एक माउंट बेटन प्लान आया था, उसी के आधार पर क्या किया गया था कि इंडिया और
पाकिस्तान को 2 डोमिनियन स्टेट में अलग अलग कर दिया गया था। और इसका जो आधार था, इसका आधार ये था माउंटबेटन प्लान के। माउंटबेटन जो प्लान था उसी के आधार पर भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था। वो दिया गया था 15 अगस्त 1947 को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? इसमें पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी जो है इसके सदस्य कौन थे। तो सबसे पहले देखते हैं लोग स्वराज पार्टी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो स्थापना हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष या फिर जो प्रेसिडेंट, ये थे CR दास। CR दास। और इसके जो सेक्रेटरी महासचिव थे वो थे मोतीलाल नेहरू। ये क्या थे? महासचिव, इसके सेक्रेटरीट। तो ये जो क्वेश्चन तो हो गया है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो CR दास थे और इसके महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। तो ये 2 हो गए इनसे संबंधित। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी के सदस्य कौन थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल एक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये जो स्वराज पार्टी है ये किसकी विफलता के बाद बनाया गया था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो जो असहयोग आंदोलन है इसके विफलता के बाद में इस स्वराज पार्टी को बनाया गया था। 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या होता है। तो जो विटामिन B6 है इसकी कमी से क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये जो B6 है इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। जिसको बोला जाता है खून की कमी, अरक्तता। तो ये जो B6 है इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया। और यहाँ पे दिया हुआ है रिकेट्स। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? ये विटामिन D की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। और जो स्कर्वी होता है ये होता है विटामिन C की कमी से। और जो बेरी बेरी होता है ये होता है विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। तो इन सभी को ध्यान रखना है। और B6 की कमी से हो जाएगा एनीमिया और रक्तता। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 सूची दिया गया है और उसको मिलान करना है। तो इसमें पहला है विटामिन B1, इसका जो रासायनिक नाम क्या होगा। तो इधर विटामिन दिया हुआ है और इसका रासायनिक नाम इधर दिया हुआ है। जो विटामिन B1 होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो थाइमीन होता है। और B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। और B6 का होता है पायरोडॉक्सिन। ये B6 का नाम हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। और विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामीन। तो विटामिन B1 का नाम थाइमिन, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का नाम पायरोडॉक्सिन और विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामीन। तो इससे ऑप्शन मिला लेंगे कि ए का 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, इसमें कितने विटामिन आते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं लोग
कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसमें कितने विटामिन, इसमें जो होते हैं 8 विटामिन होते हैं, टोटल 8 विटामिन होते हैं। विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, और विटामिन B5 होता है, B7, B6, विटामिन B6, विटामिन B7 और B9 और B12। तो ये टोटल हो गए, ये टोटल 8 विटामिन हो गए। और इनका जो नाम होता है, रासायनिक नाम, विटामिन B1 B2 का देख लिए। और जो विटामिन B3 होता है इसका नाम होता है नियासिन। नियासिन। और जो विटामिन B5 है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा लोग, पेंटोथेनिक। और विटामिन B6 का होता है पायरोडॉक्सिन, और विटामिन B7 का होता है बायोटीन, बायोटीन। और B9 का होता है फोलिक एसिड। और विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामीन, जो ऊपर हम लोगों ने देख लिया था। और ये बाकी हो गए, इन सब के रासायनिक नाम है ये। तो टोटल जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें 8 विटामिन होते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में किस स्थान पर हराया था? तो यहाँ पे दो युद्ध हैं, एक तो 1539 का और दूसरा है 1540। तो ये जो दो युद्ध हुए थे, एक तो चौसा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1539 में, और एक कन्नौज का युद्ध 1540 में। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो चौसा का युद्ध है ये हुआ था 1539 में, और जो कन्नौज का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1540 में। और ये लड़ा गया था शेर खान और हुमायूं के बीच में। तो शेर खान और हुमायूं के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? दो युद्ध का ध्यान रखना है यहाँ पे, चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540। और यही कन्नौज का जो युद्ध था इसके बाद जो शेर खान है इसने सूर डायनेस्टी, सूर वंश की स्थापना की थी। इसी के बाद में क्या हुआ था कि सूर वंश की स्थापना हुई थी। सूर वंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था, जिसका नाम क्या था? शेर खान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपया का सिक्का टकसाल मिंट किया गया था? तो जो शेरशाह सूरी है इसने क्या चलवाया था? इसने जो रुपया है, रुपया किसने चलवाया था? शेरशाह सूरी ने। तो इसने 2 सिक्के चलवाए थे, एक तो चांदी का और एक पीतल का, तांबे का। तो शेरशाह सूरी ने एक तो चांदी के चांदी का सिक्का चलवाया था, चांदी का सिक्का जिसको रुपया बोला जाता था, चांदी का रुपया हो गया। और तांबे का एक चलवाया था, तांबे का, तांबे का, इसको दाम बोला जाता था, तांबे का दाम। चांदी का रुपया और तांबे का दाम ये चलवाया था शेरशाह सूरी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो एटॉमिक थ्योरी है, जिसको बोला जाता है परमाणु सिद्धांत, ये दिया था डाल्टन ने। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो डाल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत। और इसने बोला था कि जो पदार्थ होते हैं ये किससे बने होते हैं? कि ये छोटे छोटे जो अविभाज्य कण होते हैं, छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बनता है। बना होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, कोई पदार्थ है, तो इसमें क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे इसमें क्या होंगे, कण होंगे। बहुत छोटे छोटे कणों से मिल करके क्या बनता है, पदार्थ। तो ये जो क्या हो गए, ये छोटे छोटे कण हो गए, और ये क्या है, पदार्थ है। तो जो पदार्थ होता है ये छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। अविभाज्य का मतलब है कि ये कोई कण है, अब इसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है कि अविभाज्य कण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? इसमें परमाणु संख्या दिया हुआ है 29, और ये पूछ रहा है कि किससे संबंधित है। तो जो पीरियोडिक टेबल होता है, जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को जनरली 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। कुछ इस तरीके का होता है पीरियोडिक टेबल। इसको बोला जाता है एस ब्लॉक, इसको बोला जाता है पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, और ये है एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और ये जो परमाणु संख्या 29 है, ये किसका होता है, कॉपर का होता है। कॉपर का होता है परमाणु संख्या 29। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2 और 3d9 हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके एनर्जी लेवल के आधार पर लिखा जाता है। तो एनर्जी लेवल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। ये जो एस का मतलब है कि जो एस ब्लॉक में खत्म है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन खत्म होगा तो इसका मतलब है वो जो तत्व होगा वो एस ब्लॉक का होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, डी में ख़त्म हो रहे हैं। ये डी में टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो 10 होते हैं, और इसमें कितने हैं, 9। तो ये डी में ख़त्म हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो कॉपर होगा वो किस ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का होगा। ये जो कॉपर होगा ये डी ब्लॉक का तत्व है। और यहाँ पे जो 4s है ये क्या है, एनर्जी लेवल के आधार पर है, तो इसलिए 4s पहले आ जाएगा, 3d ये बाद में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी ब्लॉक का है कॉपर 29 परमाणु संख्या वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैथोड किरणों में क्या होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कैथोड किरणों के बारे में। तो कैथोड जो किरणें होती हैं एक्चुअली में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की तरह होती हैं। किसके तरह होती हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह। और इलेक्ट्रॉन की तरह होती हैं, और ये क्या होती हैं कि जो ऋण आवेशित कण होते हैं, मतलब निगेटिव पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल। कैथोड किरणें क्या होती हैं, निगेटिव पार्टिकल, ऋण आवेशित कण की तरह होती हैं। तो यहाँ पे और किसके तरह, इलेक्ट्रॉन की तरह। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन में क्या क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन में एक तो द्रव्यमान भी होगा, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, आवेश भी होता है। आवेश किस तरह का, निगेटिव होता है, ऋणात्मक आवेश।
तो कैथोड किरणों में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। यहाँ पे पूछ रहा है विद्युत ऋणात्मक के बारे में कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बारे में, तत्व के बारे में। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन होता है ये क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इसका जो मतलब होता है कि जैसे जो तत्व हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करते हैं या फिर उसका इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो दो तरीके हो सकता है, या तो ग्रहण होगा, ग्रहण मतलब एक्सेप्ट, या फिर त्याग करेंगे ये। इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे ये, या तो ग्रहण करेंगे या फिर त्याग करेंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि जो तत्व सबसे जल्दी क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो उसको बोला जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। और जो सबसे जल्दी त्याग करेगा उसको बोला जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा होता है, ये होता है सीजियम। ये सीजियम होता है। और ये सीजियम किस में होता है, पहले ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में सीजियम होता है। और यहाँ पे फ्लोरीन किस ग्रुप का है, ये 17वें ग्रुप का एलिमेंट है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ये हो जाएगा फ्लोरीन। और ये सर्वाधिक विद्युत धनात्मक जो तत्व होगा वो हो जाएगा सीजियम। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगर ये 20 क्वेश्चन का सेट था, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।